नमस्कार साथियों, आज का सेशन एक स्पेशल सेशन है। यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत सारे जगहों पर कई सब्जेक्ट्स में पेपर 1 के कई यूनिट्स में करंट अफेयर्स और लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ और लेटेस्ट आईसीटी के पर बेस्ड न्यूज़, करंट अफेयर्स, नई नई जो चीज़ें जो लेटेस्ट चल रही हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट में, आईसीटी में, हायर एजुकेशन में, इन सब में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो नए न्यूज़ हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेके आया हूं। आशा करता हूं इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए हाजिर हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, अभी यूजीसी के चेयरमैन ने श्री मामिडाला जगदीश कुमार जी ने अभी एक न्यूज़ एक्स पर, ट्विटर पर बोली थी और जिसमें कहा था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया कि अपने छात्रों को ये प्रेरणा दें कि जो भी घायल होते हैं इनको मदद दें, एक गुड समैरिटन बने। गुड समैरिटन बनने की बात की गई। तो गुड समैरिटन कानून आमतौर पे व्यक्तियों को किससे बचाता है? तो जितने भी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करते समय अगर कोई कानूनी उत्पीड़न कोई किसी को हो रहा है तो वो उससे बचाता है। तो व्हाट डज द गुड समैरिटन लॉ जनरली प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम? गुड समैरिटन मतलब होता है कि एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा व्यक्ति जो इंसानियत के नाते किसी की मदद करता है उसके बुरे समय में। जैसे कोई दुर्घटना से पीड़ित, एक्सीडेंट वाला हो गया, हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि एक्सीडेंट में कौन पुलिस के झमेले पड़े। तो एक गुड समैरिटन बने आप, और उसके लिए गुड समैरिटन लॉ बनाया गया और वो आपको उस कानूनी उत्पीड़न से बचाएगा। तो लीगल हैरेसमेंट व्हेन असिस्टिंग एक्सीडेंटेड विक्टिम्स, दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करते समय कानूनी उत्पीड़न से बचाना ही गुड समैरिटन कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर पीएम की सांद्रता में कमी लाने के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसका प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अभी लेटेस्ट इस पर खूब जिक्र हुआ था कि ये जो पर्टिकुलर मैटर है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का इनिशियल टारगेट था कि 20 से 30% से ज़्यादा पर्टिकुलर मैटर ना हो। इसका प्रारंभिक लक्ष्य था कि पर्टिकुलर मैटर को रिडक्शन करके, पर्टिकुलर मैटर जो है जो आपके हवा में प्रदूषण फैलाता है, सांस में कई बार लंग्स में चला जाता है, छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर होते हैं, खासतौर से 2.5 के जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसको 20 से 30% करने का लक्ष्य है। 2024 तक इसको घटा करके 20 से 30% करने का लक्ष्य नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने लक्ष्य रखा है। NCAP, कई बार फुल फॉर्म ही आ जाते हैं। NCAP का फुल फॉर्म नोट कर लेना भाइयों, बच्चों, इसको नोट कर लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द गुड समैरिटन लॉ? अब देखिए, अभी गुड समैरिटन लॉ की बात मैंने आपसे करी थी ना, तो उसी पर एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि स्टूडेंट्स को ये निश्चित करवाने के लिए कि भाई तुम आराम से लोगों की सहायता करो, कानूनी परेशानी से आप बच जाओगे, कानूनी परेशानी नहीं होगी आपको। तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुड समैरिटन कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है? टू एंश्योर स्टूडेंट्स अवॉइड लीगल ट्रबल। तो ये सुनिश्चित करना कि छात्र कानूनी परेशानी से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द गुड समैरिटन लॉ? एक गुड समैरिटन लॉ का पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? क्या फायदा है गुड समैरिटन लॉ का? लाभ क्या है?
तो दोस्तों इसका लाभ यह है कि इसमें अनजाने में हुए नुकसान के लिए जो मददगार होते हैं उन पर मुकदमा चलाने से रोका जाता है। इट प्रिवेंट्स हेल्पर्स फ्रॉम बीइंग स्यूड फॉर डैमेजेस कॉज्ड अनइंटेंशनली। ये अनजाने में हुए नुकसान के लिए मददगारों पर मुकदमा चलाने से रोकता है कि कोई अनजाने में किसी का नुकसान हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें मददगार आ गया और उसने मदद कर दी तो उस पर भी मुकदमा चलाएं, उसके लिए रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात मैंने करी थी आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? तो दोस्तों नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट वॉज लॉन्च टू इंक्रीज एटमोस्फेरिक, नहीं दोस्तों, पार्टिकुलेट मैटर को इंक्रीज करने के लिए थोड़ी किया गया था। इनिशियल गोल वॉज टू रिड्यूस पीएम बाय 40%, नहीं दोस्तों, 20 से 30%। द प्रोग्राम एम्स टू कट पीएम कंसेंट्रेशन बाय 20 to 30% बाय 2024, लेटर रिवाइज टू 40 बाय 2026। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 20 से 30% तक कम करना और बाद में 2026 तक इसको 40% पर संशोधित कर देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंटीग्रेट अवेयरनेस ऑफ द गुड समैरिटन लॉ इनटू देयर प्रोग्राम्स? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो गुड समैरिटन लॉ को अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट करने के लिए कैसे अवेयरनेस करें? उच्च शिक्षा संस्था अपने कार्यक्रमों में गुड समैरिटन कानून के बारे में जागरूकता को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? तो बाय ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड लीगल कोर्सेस, नहीं दोस्तों, लीगल कोर्सेज को इसमें चलाने की जरूरत नहीं होती। सेकंड, थ्रू मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कशॉप्स, मैंडेटरी अनिवार्य प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं के माध्यम से, नहीं, इसकी भी यह भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपात स्थितियों में मदद करने वाले छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके। तो आपात स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी को मदद कर रहा है तो उसको उल्टा फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, एनकरेज करो ताकि वो दूसरों की मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which group is most likely to benefit from increased awareness of the Good Samaritan law on campus? परिसर में गुड समैरिटन कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाने से किस समूह को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है? अब देखिए, सबसे ज्यादा लाभ होगा जो छात्र हैं, फैकल्टीज नहीं। दोस्तों, जो छात्र इसमें इस दुर्घटनाओं के गवाह हो सकते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स हु मे विटनेस और बी इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स, उनको इसमें लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूजीसी कैंपेन? दोस्तों, यूजीसी के इस कैंपेन, ये मैंने बताया था आपको, मामीडाला जगदीश कुमार जी ने कैंपेन चलाया था, यूजीसी के चेयरमैन है वो, और उन्होंने ये कैंपेन चलाया था और वो ये चाहते थे कि सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को, उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को ये अभिप्रेरित किया जाए गुड समैरिटन बनने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए दुर्घटना के समय। तो कौन सा फैक्टर, कौन सा प्रभावशीलता के लिए कारक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, कानून के बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लियर एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन
अबाउट द लॉ। कानून के बारे में स्पष्ट और सुलभ जानकारी अगर होगी तो ये चीज बहुत अच्छे से प्रभावशील होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड जापान? दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में संयुक्त ऋण तंत्र JCM जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य यह था कि वो चाहते थे कि एमिशन रिडक्शन क्रेडिट को शेयर कर सकें, यानी उत्सर्जन कमी के ऋण को साझा करें। एमिशन रिडक्शन के जो क्रेडिट्स हैं उसको आपस में शेयर कर सकें, ये इनका प्राथमिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म गवर्न्ड? कौन से आर्टिकल में ये आता है दोस्तों? 6.2, आर्टिकल 6.2, याद रखिएगा इसको। जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ये भी पूछ लेंगे, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म कौन कौन से देशों के बीच है? जापान और भारत। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट के कौन से आर्टिकल के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म गवर्न किया जाता है? तो आर्टिकल 6.2 के तहत यह गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट परसेंटेज वाज द टारगेट फॉर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन रिवाइज्ड बाय 2026 अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? अभी अभी मैंने बताया था 40%। 2026 तक इसको 40% पर ले जाना है, 2024 तक इसको 20 से 30% पर लाना है, यह लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द न्यू मॉडल्स बीइंग लॉन्च्ड बाय ओपन एआई? अब देखिए, आजकल ओपन एआई का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा चल रहा है ये। की फीचर ऑफ द न्यू मॉडल्स बीइंग लॉन्च्ड बाय ओपन एआई एज मेंशन्ड इन द अनाउंसमेंट? दोस्तों, ह्यूमन थिंकिंग के जैसा इंप्रूव्ड तर्क की जो उसमें क्षमता है वो विकसित हो, ये ओपन एआई का आजकल नए मॉडल की मुख्य विशेषता है कि ये मानव सोच के समान ही बेहतर तर्क क्षमता इसमें है। ये इसकी नए मॉडल की मुख्य विशेषता है। इसी से तो लोगों को डर भी लग रहा है कि मानव तर्क के समान अगर उसकी क्षमता हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव को भी सरपास कर जाएगी, मानवों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द बजट? What type of energy storage is specifically mentioned in the budget 2024 and 25? अब बताइए, बजट में स्पेशली अभी कौन से स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बात की गई? दोस्तों, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी, पंप भंडारण योजनाएं। एनर्जी स्टोरेज की ये जो बजट में जो 2024 में जो बात की गई थी वो पंप भंडारण योजनाएं, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रीजनिंग एबिलिटीज इंप्लाई अबाउट द न्यू एआई मॉडल? अब देखिए, वही बात आ गई अभी जो मैंने बात बोली थी आपको। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? ये जो तर्क करने की क्षमता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मानव के समान ही निर्णय लेना, मानव के समान चीजों को समझना और फिर निर्णय लेना, मानवीय संज्ञान के समान तरीके से निर्णय लेना और संदर्भ को समझने की क्षमता, इसको कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी, जो नए एआई मॉडल्स में आ गई है, जिससे सबसे ज्यादा एआई का चिंता का विषय भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, व्हाट डज द बजट 2024-25 प्रॉमिस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज? दोस्तों, बिजली के भंडारण के संबंध में इस बजट में क्या वादा किया गया? यह वादा किया गया कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको प्रमोट करेंगे। अभी अभी बताया मैंने, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ पॉलिसी टू प्रमोट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। यह वादा किया गया कि पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन द बजट 24-25 इज एम्ड एट एड्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? अब बात ये आती है कि क्या समाधान करना चाहते हैं इसके लिए, पंप
स्टोरेज फैसिलिटी से क्या करना क्या चाहते हैं दोस्तों? इससे बिजली का जो भंडारण है, ग्रिड स्थिरता है, उसमें सुधार करना है। बिजली भंडारण और ग्रिड स्थिरता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इंप्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड ग्रिड स्टेबिलिटी, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आज मैंने आपको लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे उत्कर्ष क्लासेस को 22 वर्ष हो चुके हैं और उस 22 वर्ष के होने की खुशी में 16 सितंबर तक के लिए आपको उत्कर्ष की सभी लाइव कोर्सेज पर 22% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। UC22, आप UC22 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो UGC नेट JRF के दिसंबर 2024 का अभ्युदय बैच 3.0 के लिए, जिसकी की स्टार्टिंग डेट 20 सितंबर है, उसके लिए आपको 22% की अतिरिक्त छूट। 9,000 पे छूट 3,000 तक तो वैसे मिल गई, 9,000 को काट करके 3,000, 6,000 की छूट ये मिल गई और 3,000 पे फिर 22% की छूट दी जा रही है, लेकिन ये छूट केवल 16 सितंबर तक है। तो इसके लिए 22% के लिए आपको UC22 कूपन कोड अप्लाई करना है। और दोस्तों ये पेपर 1 पर ही नहीं है, ये पेपर 2 पर भी है। पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स के लिए 7,000 रुपये की फीस पर 22% की अतिरिक्त छूट है। तो दोस्तों 20 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, अभ्युदय 3.0, और हमारी उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज UGC नेट के लिए आपके सामने हैं 6 सब्जेक्ट्स और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, जो कि 500 और 800, पेपर 1 की 500 और दोनों पेपर 1 और 2 की 800 रुपये की UC22 कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल सकती है। तो दोस्तों इस छूट का लाभ उठाएं। याद रखें ये छूट केवल 16 सितंबर तक है और आशा करता हूं कि हमारी YouTube की क्लासेस से रेगुलरली आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। और बैच में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैं देख पा रहा हूं कि हमारे पिछले बैच के बच्चों का इस बार बहुत अच्छा हुआ पेपर। तो इन्हीं चीज़ों से हमें और उत्साह मिलता है। तो जुड़े रहिए उत्कर्ष से और आशा करता हूँ आपको हम लोगों का जो ये ज्ञान देने का सफ़र है, इसमें आपको फ़ायदा लिया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।